हम लेके आए हैं क्लास 11th का सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यह पूरी की पूरी जो चैप्टर है पूरी एनसीईआरटी की ज़ुबान में है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब एनसीईआरटी की ज़ुबान में ही बोली जाएगी। चाहे आप बुक पढ़ लो, बुक आप पढ़ते हो तो एक लाइन से पढ़ते जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स है वो क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन के बाद आंसर दिए गए। जब कोई चीज़ का क्वेश्चन किया जाता है और उसके बाद उसका आंसर निकलता है तो वो समझ ज़्यादा विकसित करती है। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी ऊष्मा का कुल कितना भाग सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी के पास जो ऊष्मा है वह कुल ऊष्मा वो किससे प्राप्त करती है। तो आप जानते हो कि पृथ्वी किसी और से ऊष्मा नहीं प्राप्त करती है, उसके पास जो ऊष्मा है वो किससे प्राप्त करती है, तो संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा है, लेकिन पृथ्वी के अंदर ऊष्मा है, जब आप कोर तक जाओगे ना वहाँ पे बहुत अभी आग का गोला है, वहाँ पे ऊष्मा है, लेकिन वो पृथ्वी के अंदर। लेकिन पृथ्वी की सतह पे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है सूर्य के द्वारा वो संपूर्ण भाग किसका होता है, तो सूर्य ऊर्जा का ही होता है। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को कहाँ पर वाष्पित करती है, तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को दोबारा कहाँ पर वाष्पित कर देती है, तो अंतरिक्ष में। यानी जितनी ऊष्मा उसको मिलती है उतनी ऊष्मा वो वाष्पित कर देती है अंतरिक्ष में। पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए ठंड है और ना ही अधिक समय के लिए गर्म रहती है। यह किस कारण से होता है? क्या कारण है कि पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए ठंडी रहती है और ना ही अधिक समय के लिए गर्म रहती है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ऊर्जा अंतरिक्ष को दे देती है, इस कारण यह प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में पाया जाता है, तो लघु तरंग के रूप में पाया जाता है। ठीक, लघु तरंग के रूप में पाया जाता है। क्यों? पृथ्वी के देखो ये सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पे ना, तो ये किस रूप में आती है, ये लघु तरंग के रूप में आती है। कहा जाता है कि एक वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है, जब कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लघु होगी। ठीक, तो पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है पूरी तरह, तो ये क्या हो जाएगी, लघु तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। तो वही प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंक किस रूप में पाया जाता है, तो लघु तरंग के रूप में पाया जाता है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पाया जाता है। ठीक, क्यों लघु तरंग दैर्ध्य क्यों होता है, क्योंकि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होगी, तो लघु होगी, तो लघु तरंग दैर्ध्य पाया जाए, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, सूर्यताप से। आप सूर्यताप से जान रहे होगा कि सूर्यताप जाना जाता है, यानी क्योंकि वो सूर्य के द्वारा तप रही है तो इसलिए सूर्यताप कहा जाएगा। यानी पृथ्वी के प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है, सूर्यताप से नाम। उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, आगामी सौर विकिरण से नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आगामी सौर विकिरण के नाम से जाना जाता है, जिसे सूर्यताप कहते हैं। सूर्य की किरण कहाँ पर तिरछी पड़ती है, वायुमंडल के ऊपरी भाग पर। सूर्य की किरणें कहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को क्यों प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी जो है वह सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को क्यों प्राप्त करती है, क्या कारण है, तो उसका कारण है कि सूर्य की किरणें जो है वह पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इस कारण सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती है पूरी किरणें नहीं आ पाती हैं, इसलिए पृथ्वी पर पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। पृथ्वी वायुमंडल की ऊपरी सतह प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है एक मिनट में कितना पूछ रहा है, प्रति मिनट, एक मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी वायुमंडल है एक मिनट में 1.94, कितना, 1.94 कैलोरी प्राप्त करती है। कब, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर में कितना प्राप्त करती है, 1.94 कैलोरी प्राप्त करती है, कितना, एक मिनट में। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा के प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन क्यों होता है, यानी वायुमंडल की सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि इस साल कुछ और है अगले साल कुछ और है, ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है, क्या वजह है कि वायुमंडल की सतह पर प्रति वर्ष जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इसके पीछे रीजन यह है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर पाया जाता है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में प्रति वर्ष क्या होता है, अंतर पाया जाता है, इसलिए प्रति वर्ष उनके ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन मिलता है। ठीक, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी प्रति वर्ष में सूर्य से सबसे दूर कब होती है और कितनी दूर होती है। ठीक, एक प्रश्न और होगा, पहले यहाँ समझते हैं, पहले इसको समझ लेंगे उसके बाद दूर वाले पे जाएंगे। पूछ रहा है कि पृथ्वी प्रतिवर्ष कब पृथ्वी के सबसे निकट होती है और कितना निकट होती है। तो देखो पृथ्वी साल भर में जो हम मापन करते हैं तापमान का, एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में जब तापमान का मापन किया जाता है तो कितने महीनों को लिया जाता है, तो 2 महीना। कौन कौन महीना, 1 जनवरी लिया जाता है और 1 जुलाई लिया जाता है। ठीक, तो पृथ्वी इसी में मापन किया जाता है। तो पूछ रहा है वही कि पृथ्वी प्रति वर्ष कब पृथ्वी से, पृथ्वी नहीं होगा यहाँ पे सूर्य होगा, ये गलत है, यहाँ पे सूर्य होगा कि पृथ्वी प्रतिवर्ष कब सूर्य से सबसे निकट होती है। ठीक,
तो सूर्य के सबसे निकट अगर समझना होगा ट्रिक के माने, एक बार निकट होती है और एक बार नज़दीक होती है, तो हम यहाँ फंस जाते हैं कि किस में नज़दीक होती है किस में दूर होती है। तो इसको समझने के लिए एक ट्रिक समझेंगे जो हमें समझने में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक, पहली ट्रिक क्या है कि पास कब आओगे? जब ठंडी का मौसम होगा तो क्या करेंगे, लोग पास आते हैं। ठीक, और गर्मी का जब मौसम आता है तो लोग क्या कहते हैं, दूर जाओ दूर जाओ, गर्मी लग रहा है दूर जाओ। तो जुलाई महीने में गर्मी पड़ती है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य क्या होंगे, दूर होंगे, लोग क्या करेंगे, दूर भगाएंगे उसको। ठीक, जनवरी का महीना है, ठंडी है, तो लोग कहते हैं पास आओ, पास आ जाओ, ठंडी है पास आ जाओ। वहाँ पे नहीं होता, तो पास जब आएंगे तो कब आएंगे, जनवरी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य पास कब आएंगे, जनवरी महीने में आएंगे। महीना क्लियर हो गया, यानी पास कब आएंगे, जनवरी महीने में, और दूर कब जाएंगे, तो जुलाई महीने में जाएंगे। ठीक, कितने पास आएंगे तो कितनी दूरी रहेगी, जब पास आएंगे तो दूरी होगी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जब दूर रहेंगे तो कितनी दूरी होगी, दूर रहेंगे तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होगी, यानी कि अंतर कितने का हो जाएगा, 70 लाख का। यानी कि जब पास रहेंगे तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और जब दूर रहेंगे तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुए। जनवरी क्लियर हो गया, जुलाई हो गया। जनवरी में पास रहेंगे और जुलाई में दूर रहेंगे, ये क्लियर हो गया महीने के हिसाब से। अब बात आती है, यहाँ पे होता है 3 जनवरी, और जब पास होते दूर होते हैं तो क्या होता है, 4 जुलाई। इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि 3 जुलाई होगा कि 3 जनवरी होगा कि 4 जुलाई होगा कि 4 जनवरी होगा। इसको कैसे मानेंगे, तो पहले मानेंगे, पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, तो पहले जनवरी आता है। पहले जनवरी आता है तो पहले 3 आता है कि पहले 4 आता है, पहले 3 आता है, तो क्या हो जाएगा, पहले जनवरी आ रहा। ठीक, तो जनवरी में ठंडी आ रही तो पास आ जा रहे हैं, 3 जनवरी होगा। क्या होगा, कितने तारीख को पास होते हैं, तो 3 जनवरी को पास होंगे, तो यानी हमारा डेट क्लियर हो गया, 3 जनवरी को पास होंगे। और दूर कब होंगे, तो दूर कब होंगे, 4 जुलाई को होंगे, हमारा डेट भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक और आता है, इसको जुलाई वाले को हम क्या कहते हैं, हिंदी में अबसौर कहते हैं और इंग्लिश में ऑफेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफेलियन। ठीक, और यहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदी में उपसौर कहते हैं और इंग्लिश में पेरीफेलियन कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे कि अफेलियन किसे कहेंगे और पेरीहेलियन किसे कहेंगे, अपसौर किसे कहेंगे, उपसौर किसे कहेंगे। तो अफेलियन, अफेलियन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी रिजल्ट आता है, कब आता है, रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट जून जुलाई महीने में रिजल्ट आता है, तो उस समय हमें पता चलता है कि हम फेल हैं कि पास हैं। तो अफेलियन कब होगा, अफेलियन होगा जुलाई में। कब होगा अफेलियन, फेल हुए कि पास हुए, फेल हो गए, फेल हो गए तो कब रिजल्ट आया था कि फेल हो गए, जुलाई में रिजल्ट आया था। ठीक है, अब तो सेमेस्टर आ गया है, सेमेस्टर जनवरी में भी रिजल्ट आता है, तो सेमेस्टर को ध्यान मत रखो, एनुअल ध्यान रखो, एनुअल का। तो कब फेल हो गए हम, अफेलियन हो गए। ठीक है, अपसौर, इसको क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। ठीक है, अपसौर और उपसौर को, अपसौर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बनाते हैं। ठीक है, और हमने ऐसे बना दिया, और उपसौर हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें 3 कौन दिख रहा, 3 कौन दिख रहा है इसमें, तो 3 ये दिख रहा है। ठीक, और ये 3 नहीं दिख रहा है, ये 3 के साथ, तो 3 जरा, ये तो 3 दिख रहा है तो 3 में होगा ना भाई, ये 3 दिख रहा है तो 3 में होगा ना। तो 3 कब होगा, 3 जनवरी को होगा, तो उपसौर कब होगा, 3 जनवरी वाले में उपसौर होगा। और अपसौर किस में हो जाएगा, 4 जुलाई वाले में अपसौर हो जाएगा। ये ट्रिक क्लियर हुआ। और इंग्लिश वाला ट्रिक कैसे क्लियर हुआ कि अफेलियन जो है, क्या है अफेलियन, अफेलियन मतलब फेल हो गया, कब, जुलाई महीने में ये फेल हो गया, तो अफेलियन यहाँ क्लियर हो गया कि जुलाई में अफेलियन हो रहा है। तो जब पूछेगा पेरीहेलियन तो ये कब हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा पेरीहेलियन। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो अब बढ़ते आगे, अगर ट्रिक क्लियर हो गया हो तो। यानी अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 3 जनवरी और 4, गलत क्यों लिख रखा है यार, वहाँ पे पृथ्वी, जहाँ सूर्य लिखना था वहाँ पृथ्वी लिख रखा था, यहाँ पे जुलाई लिखना था तो जनवरी लिख चुका है। 3 जनवरी और 4 जुलाई, यहाँ जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जुलाई होगा। 3 जनवरी और 4 जुलाई में जो ताप विभिन्नता होती है वो पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव क्यों नहीं डाल पाती है। हाँ, वही हम अध्ययन किए ना कि 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी पास होते हैं, और 4 जुलाई को दूर होते हैं। तो यह जो परिवर्तन होता है तो इसका असर पृथ्वी पर देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य ताप का यह अंतर जो होता है स्थल तथा समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए यह परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इसके द्वारा कम हो जाता है। तो यहाँ भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में ना कुछ सेंटेंस चेंज कर देते हैं और हमें लगता है कि सेम है और हम टिक मार के आ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि सूर्य ताप का यह अंतर स्थल तथा समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है, यानी कि स्थल तथा जो समुद्र का जो वितरण है, ताप का वितरण है, ठीक, वह और वायुमंडल का जो परिसंचरण के द्वारा ये कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है ये। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता में प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में विभिन्नता के कारक क्या क्या है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य ताप की तीव्रता है प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में अंतर देखने को क्यों मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना,
सूर्य की किरणों का नति कोण कौन सी है? सूर्य की किरणों का नति कोण का मतलब होता है तिरछा, यानी सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना। दिन की अवधि, वायुमंडल का पारदर्शिता होना और स्थल विन्यास, ये सब कारण होते हैं कि जो प्रतिदिन और प्रतिवर्ष जो सूर्य के ताप में अंतर दिखाई देने होता है उसकी वजह। सूर्य ताप की विभिन्नता में किन दो कारकों का कम प्रभाव पड़ता है? यानी कि सूर्य ताप की जो भिन्नता देखने को मिलती है, कौन सा ऐसा कारक है जिसका कम प्रभाव पड़ता है? तो उसमें वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का कम प्रभाव पड़ता है। किसका कम प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल की पारदर्शिता का और स्थल विन्यास का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण और दिन की अवधि का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने अंशों का कोण बनाता है? यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वह सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है उसकी समतल कक्ष से कितने अंश का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है तो कितने अंतर का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का। किरणों का नतिकोण किस पर निर्भर करता है? तो किरणों का नतिकोण किसी स्थान के अक्षांश पे निर्भर करता है। यानी किरण जो आती है, जो तिरछा पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो किरणों का नति किस पर निर्भर करता है? तो किसी स्थान के अक्षांश पे निर्भर करता है। ठीक, किरणों के नति कोण पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यानी किरण का जो नति कोण है उस पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो उस पर सिद्धांत लागू होता है कि अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का प्रतिकोण नति कोण उतना ही कम होगा। यानी कि जो किरणों का नति कोण है उस पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो उस पर सिद्धांत यह लागू होता है कि अक्षांश जितना उच्च होगा, यानी जो अक्षांश बनाया गया है ना, ये मैंने जैसे ये बना दिया तो ये वाला अक्षांश चलता है, तो अक्षांश जितना अधिक होगा यानी ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, फिर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, 60 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। ठीक, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं हम। तो वहीं पूछ रहा है कि अक्षांश जितना हाई लेवल का होगा, अक्षांश जितना हाई लेवल का होगा और नति कोण क्या होगा उतना ही कम पड़ेगा। ठीक, यानी कि जब हम जाते हैं ना उत्तरी ध्रुव में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा डिग्री पाया जाता है? 90 डिग्री का। दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है, इसलिए कहा जाता है ना कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उच्च अक्षांश हो जाएगा और नति कोण वहाँ पे कम बनेगा। तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो नति कोण क्या होगा? नति कोण कम होगा। तो यही पूछ रहा है कि कोणों के नति कोण पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो किरणों के नति कोण पर यह सिद्धांत लागू होता है कि अक्षांश जितना ऊंचा होगा किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तिरछी किरणों की और सीधी किरणों का संबंध है। तिरछी किरणों और सीधी किरणों के बीच क्या संबंध है? यानी जो तिरछी किरणें होती हैं और सीधी किरणें होती हैं उनके बीच क्या संबंध है? तो तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। ठीक है, यानी तिरछी किरणों और सीधी किरणों के बीच में क्या संबंध है? तो आपसी बात है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है कि जो सीधी किरणें ऐसे पड़ेंगी और एक तिरछी किरणें ऐसे पड़ती हैं। तो तिरछी किरणें जो पड़ेंगी वह क्या होती हैं? वो कम स्थानों पे पड़ेगी और सीधी किरणें जो हैं वो ज़्यादा स्थान पे पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ज़्यादा स्थान पर। तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? कम स्थान पे पड़ेगी। तो ये अंतर है कि तिरछी किरणें सीधी किरणों की अपेक्षा बहुत कम स्थान पे पड़ती हैं। नहीं, ये गलत दिया हो। क्या है कि तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पे पड़ती है, यानी तिरछी किरणें जो हैं वो ज़्यादा स्थान पे पड़ेंगी। ठीक, तिरछी किरणें किस पे पड़ेंगी? तिरछी किरणें ज़्यादा स्थान पे पड़ेंगी और सीधी किरणें जो हैं वो कम स्थान पर पड़ेंगी। ठीक, एक बार चेक कर लेते बात है। तिरछी किरणें जो सीधी किरणें जो है एक लंबवत पड़ती हैं और एक बिंदु को इंगित करते जाती हैं। ठीक है, और तिरछी किरणें जो होती हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों को इंगित करते हुए जाएंगी। ठीक, तो तिरछी किरणें क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा स्थान पे पड़ेंगी और सीधी किरणें जो होती हैं वो कम स्थान पे पड़ेंगी। अगला प्रश्न है कि किरणों के अधिक, क्या बोल रहा है कि किरणों के अधिक क्षेत्रों पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब किरणें अधिक क्षेत्रों पर पड़ती हैं तो उसके कारण ऊर्जा के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला, ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्रों पर होता है। प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। तिरछी किरणों को अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है और अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कि किरणों के अधिक क्षेत्रों पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न ये है कि जब किरणें अधिक क्षेत्रों पर पड़ती हैं तो अधिक क्षेत्रों पर पड़ने के कारण जो ऊर्जा का वितरण होता है तो उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो पहला क्या होता है कि ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्रों पर होगी। जब ऊर्जा अधिक क्षेत्रों पर फैलेगी तो कॉमन सी बात है कि ऊर्जा का वितरण बड़े क्षेत्रों पर होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। तो बस देखो भाई, जब कोई ऊर्जा है अगर बड़े क्षेत्रों पर फैलेगी तो किसी एक को तो नहीं मिलेगा ना, फैल गई पूरी जगह तो किसी एक इकाई को ज़्यादा नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है, यानी सबको बट गई है लंबी लंबी पूरी। तिरछी किरणों को अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, यानी कि जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो उनको अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, ये भी पॉइंट होता है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण द्वारा ऊर्जा का वास हो जाता है। ठीक। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए, लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल कैसा होता है? तो लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल जो होता है वह पारदर्शी होता है। क्यों पारदर्शी क्यों होती है? तो कैसा होता है? पारदर्शी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है पूरी गर्म होकर आती है, इसलिए वो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो रुकावट हो जाएगा, तो लघु तरंग रहेगा ही नहीं, वो दीर्घ तरंग का रूप धारण कर लेगा। तो इसीलिए बोला है कि लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल कैसा होगा? तो पारदर्शी होगा। क्षोभ मंडल में मौजूद, क्षोभ मंडल में मौजूद छोटे निलंबित, क्या, क्षोभ मंडल में जो छोटे निलंबित कण स्पेक्ट्रम को किधर विकीर्ण कर देते हैं? यानी कि क्षोभ मंडल में जो छोटे निलंबित कण मौजूद होते हैं तो वह स्पेक्ट्रम को किधर विकीर्ण कर देते हैं? तो अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणित कर देते हैं। आकाश का रंग, आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? यानी कि आकाश का रंग कैसा है? नीला है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्षोभ मंडल में निलंबित कण द्वारा स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण करना। ठीक है। यानी क्षोभ मंडल के जो निलंबित कण हैं, निलंबित कण मतलब जिसमें धूल होती है, ये सब चीज़ें होती है, कंकड़ उनका मिक्सचर होता है, वो सब क्षोभ मंडल में निलंबित कण द्वारा स्पेक्ट्रम को कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष की तरफ भेज दिया जाता है और पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर दिया जाता है। तो इसी कारण वो क्या हो जाता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य के उदय एवं अस्त होने के समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे के क्या कारण है? तो इसका पीछे का कारण है प्रकीर्णन। क्या कारण है इसका? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन कारण है। क्या कारण है? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। सूर्य के उदय और अस्त होने के समय लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। और यह किस कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के जो निलंबित कण होते हैं वह स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष की तरफ और पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। तो जब यह विकीर्ण कर देते हैं तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। उष्णकटिबंधीय में सूर्यताप की मात्रा कितनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय में सूर्यताप की मात्रा 320 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्यताप की मात्रा 320 वाट, कितनी होती है? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा कितनी होती है? तो ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा 70 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है। कितनी होती है? 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, लगभग 250 की कमी पाई जाती है। कहाँ पे? ध्रुवों पे। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पे होता है। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ पे होता है? तो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पे होता है, क्योंकि वहाँ मेच्छादातन मेच्छादातन कम पाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मेच्छादन कम पाया जाता है। क्या कम पाया जाता है? मेच्छादन कम पाया जाता है, इसलिए उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर सूर्यताप ज़्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय और विषुवत वृत्त पर सूर्यताप में क्या संबंध होता है? यानी कि उष्णकटिबंधीय और विषुवत वृत्त पर सूर्य के ताप में क्या संबंध होता है? तो विषुवत वृत्त की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय पर अधिकतम ताप प्राप्त होता है। यानी कि विषुवत वृत्त की अपेक्षा किस पे ज़्यादा ताप प्राप्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय पर अधिक ताप प्राप्त होता है। महाद्वीपीय और महासागरों में सूर्यताप का संबंध क्या है? महाद्वीप और महासागर में सूर्यताप का संबंध क्या है? तो एक ही अक्षांश पर स्थित महासागर एवं महाद्वीप में, महाद्वीप पर सूर्यताप अधिक होता है। किस पे सूर्यताप अधिक होगा? तो महाद्वीप पे महासागर की अपेक्षा सूर्यताप अधिक पाया जाता है। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा मध्य एवं उच्च अक्षांश पर कम विवरण प्राप्त होता है। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा मध्य एवं उच्च अक्षांश पर कम विकिरण प्राप्त होता है। कब? शीत ऋतु में। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, चालन किसे कहा जाता है? जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसे चालन कहते हैं। चालन की प्रक्रिया में क्या प्रवाह चलता है? तो चालन की प्रक्रिया में गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है कि गर्म पिंड है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म, वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में कौन महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने के लिए चालन महत्वपूर्ण है। संवहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के संपर्क में आयु, आई नहीं, पृथ्वी के संपर्क में आई वर्ग, क्या, आई जो वायु थी, यानी पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आई है वो गर्म होकर
धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। यानी कि संवहन वो होगा कि जब पृथ्वी के संपर्क में वायु आती है तो वह वायु गर्म होकर किसके रूप में? धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, यानी सीधी उठती है गर्म होकर, और यह वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। तो यह प्रक्रिया संवहन कहलाएगी। ऊर्जा के स्थानांतरण का संवहन प्रकार कहाँ तक सीमित होता है? यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो संवहन होता है वह कहाँ तक सीमित है? तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण को बांटा गया है संवहन में, चालन में, तो संवहन जो है वह क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। संवहन कहाँ तक सीमित है? तो संवहन क्षोभ मंडल तक सीमित है। और क्षोभ मंडल कैसा है? तो वह लंबवत रूप में जाता है और वायु से संचरण करता है वायुमंडल से। ठीक। चालन किसे कहेंगे? तो चालन में होता है कि जो पृथ्वी के संपर्क में जब कोई वायु आती है तो वह वायु क्या होती है? धीरे धीरे गर्म हो जाती है। यानी पृथ्वी के संपर्क में अगर कोई वायु आ गई तो वो क्या करती है? वो धीरे धीरे गर्म होगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो निचले परत की जो निचली परत के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के संपर्क में जब कोई वायु आती है तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है। ठीक। और निचली परत के संपर्क में आने वाली वायुमंडल जो होती है उसकी ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को चालन कहेंगे। और वहीं संवहन जो होता है तो जब पृथ्वी के संपर्क में कोई वायु आती है तो वह वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठ जाती है। लेकिन ये जो चालन है तो जब कोई वायु संपर्क में आती है तो धीरे धीरे गर्म होती है और उसके ऊपर जो निचली परत गर्म होती है तो वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। और ये संवहन कहाँ तक सीमित है? तो क्षोभ मंडल तक सीमित है। ठीक। अभिवहन किसे कहते हैं? अभिवहन किसे कहते हैं? तो अभिवहन किसे कहते हैं? तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। यानी कि संवहन जो है, संवहन लंबवत होता है। संवहन क्या होगा? लंबवत होगा। अभिवहन जो होगा वो क्षैतिज संचलन से जो ताप का स्थानांतरण होता है वो अभिवहन कहलाएगा। यानी वायु के क्षैतिज संचलन से। अभिवहन में क्षैतिज संचलन होता है, संवहन में लंबवत होता है, और चालन में क्या होता है कि वह निचली परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण होता है। यानी वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण होता है। जब निचली परत गर्म हो जाती है तो उसके साथ साथ ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। ठीक। वायु क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि वायु का किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता किसके कारण होती है? तो अभिवहन के कारण होती है। यानी अभिवहन के कारण कहाँ पे विभिन्नता देखने को मिलता है? तो मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में। कहाँ पे? मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता किसके कारण होती है? तो अभिवहन के कारण होती है। क्योंकि अभिवहन में जो वायु का स्थानांतरण होता है वो किसके रूप में होता है? तो क्षैतिज रूप में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गर्मियों में स्थानीय और लू पवन चलने का कारण क्या है? तो अभिवहन है। क्या है? अभिवहन है। अभिवहन 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 यानी कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गर्मियों में स्थानीय और लू पवन चलती है, यानी स्थानीय और लू पवन जो चलेगी वो किसके द्वारा चलेगी? अभिवहन के द्वारा चलेगी। अभिवहन 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 मतलब वाहन से चलेंगे तो लू से बचेंगे, स्थानीय हवा से चलेंगे अभिवहन। अभिवहन करते हैं, रुक जा, मतलब कि अभी वाहन चल रहा है, कि लू चल रही है, स्थानीय पवन चल रही है, तो हम कैसे बचेंगे? कि रुक जा, अभी वाहन करते हैं, वाहन करते हैं, उसमें बैठ के चलेंगे तो लू नहीं लगेगी। ठीक है। पृथ्वी सूर्य द्वारा सौर विकिरण किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य द्वारा सौर विकिरण किस रूप में प्राप्त करती है? तो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी विकिरण पिंड कब बन जाती है? तो सौर विकिरण से। पृथ्वी विकिरण पिंड कब बनेगी? तो जब उसको सौर विकिरण प्राप्त हो जाएगा तो पृथ्वी विकिरण पिंड बन जाती है। पृथ्वी वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण किस रूप में करती है? तो दीर्घ तरंग के रूप में करती है। किस रूप में करती है? तो दीर्घ तरंग के रूप में करती है, तरंग दैर्ध्य के रूप में करती है। पृथ्वी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्य का उष्मा आता है, तो सूर्य वाला जो विकिरण आता है वो लघु तरंग दैर्ध्य। क्योंकि जब कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी ना तो वो क्या करेगी? जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लघु होगी। ठीक। तो पृथ्वी तो उसके पास उतना उष्मा नहीं है, उष्मा आया और फिर उसको रिटर्न कर रहा है तो कम होगा। तो ये जब सूर्य से मिलेगा तो लघु तरंग दैर्ध्य होगा, जब पृथ्वी से जाएगा तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य होगा, क्योंकि उष्मा तब तक कम हो गई होती है। जब उष्मा कम होगी, ऊर्जा कम होगा तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, और जब उष्मा ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। पृथ्वी द्वारा विकिरण के समय वायुमंडल को कहाँ गर्म करती है? यानी पृथ्वी द्वारा जब विकिरण किया जाता है तो उस समय वायुमंडल को कहाँ से गर्म करती है? तो नीचे से गर्म करती है, वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। यानी कि जब पृथ्वी के संपर्क में कोई वायु आती है तो वो धीरे धीरे गर्म होती है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म करती है और उसके साथ साथ ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। अभिमान क्या कहलाएगा? जब कोई वायु किसी पृथ्वी के संपर्क में आती है तो वो क्या करती है? क्षैतिज रूप में चलती है। ठीक है, क्षैतिज रूप में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिवहन कहेंगे। और जब कोई वायु संपर्क में आती है और वो लंबवत जाती है
किसके धारा के रूप में लंबवत चली जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। ठीक है, अभिवहन, संवहन, चालन। तो जो लू बहती है, स्थानीय पवन बहती है, वो किसके द्वारा बहती है, तो अभिवहन के द्वारा बहती है। पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, ऊष्मा को प्राप्त करना, ऊष्मा को प्राप्त करना फिर वापस भेज देना क्या कहलाता है, पार्थिव विकिरण कहलाता है। कि पहले ऊष्मा को प्राप्त करना फिर वापस भेज देना क्या कहलाता है, पार्थिव विकिरण कहलाता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ भाग या कुछ अंश किन किन रूपों में बहता है या बंट जाता है, तो वायुमंडल से गुजरते हुए ऊष्मा का कुछ भाग और अंश जो होता है वह परावर्तित हो जाता है, उसका प्रकीर्णित हो जाता है और अवशोषित हो जाता है। तीन भागों में बट जाता है, किसमें, ऊष्मा का परावर्तन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है। ठीक, 100 इकाई में कितनी इकाई पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, तो 100 इकाई में से 35 इकाई जो है वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। जो 35 इकाई होती है वो कहाँ पहुंचने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो 27 इकाई उसमें से बादलों के छोर से, 2 इकाई जो है पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा और 6 इकाई जो है अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक, यानी कि 100 इकाई जो विकिरण प्राप्त होता है पृथ्वी को, उसमें से 35 इकाई जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ठीक, पॉइंट नोट करना है कि 100 में से जो 35 इकाई है वो पृथ्वी पर आने से पहले ही आकाश में वापस चली जाती है, बचती कितनी है, 65। ठीक, तो अभी क्वेश्चन और बन रहा है कि 35 इकाई में से ये 35 इकाइयाँ जो हैं इनमें से कौन कौन सी से कहाँ से परिवर्तित होती है, तो इस 35 में से जो 27 इकाई है वह बादलों के छोर से परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहाँ से, 27 इकाई बादलों के छोर से ही परावर्तित हो जाती है। 2 इकाई जो है वह पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा, जो 2 इकाई है। अब बचेगी जो 6 इकाई है वो अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाती है, क्या हो जाता है, उसका 6 इकाई का अंतरिक्ष में ही प्रकीर्णन हो जाता है। 35 इकाई के परावर्तित यानी सौर विकिरण मात्रा को क्या कहते हैं, तो एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्बिडो, 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 एल्बिडो। यानी कि 35 इकाई जो पृथ्वी पर आने से पहले ही परावर्तित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो एल्बिडो कहते हैं। और यह 35 इकाई में कौन कौन सा हिस्सा होता है, तो 27 हिस्सा जो होता है वह बादलों के द्वारा ही हो जाता है, बादलों के छोर से ही। 2 हिस्सा जो है वह पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से, बचा 6 हिस्सा जो होता है वह अंतरिक्ष के द्वारा ही प्रकीर्णित हो जाता है, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाता है उसका। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एल्बिडो कहते हैं हम। ठीक, बची हुई 65 इकाइयाँ जो है वह कहाँ अवशोषित होती हैं, तो इन बची हुई 65 इकाइयों में से 14 इकाई जो है वह वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है और 51 इकाई जो है वह पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी कि 65 इकाई जो है 14 वायुमंडल द्वारा और 51 जो बचती है वो किसके पास जाएगी, तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी। पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित 51 इकाई कहाँ कहाँ परावर्तित की जाती है, तो इन 51 में से 17 इकाई जो है वह सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, यानी 17 इकाई सीधे कहाँ जाती है, अंतरिक्ष में जाती है। और 34 इकाई जो है वह वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक, यानी कि इस तरह से हम बटा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो 34 इकाई वायुमंडल में किन किन रूपों में अवशोषित की जाती है, तो 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है, 9 इकाई जो है संवहन के जरिए की जाती है और 19 इकाई जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयोग कर ली जाती है। यानी इस तरह से हमने देखा कि सौर विकिरण कितना प्राप्त होता है, 100 इकाई के रूप में प्राप्त होता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर आने से पहले ही 35 इकाई वापस चली जाती हैं। ये 35 इकाइयों में से कितनी कितनी इकाइयाँ हैं, तो 27 इकाई जो है वह बादलों के छोर से है, 2 इकाई जो है पृथ्वी के हिमाच्छादित से चली जाती है और 6 इकाई जो है वह किसके द्वारा, अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती है। ठीक, बचती है 65 इकाई, तो 14 इकाई जो है वह वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 51 जो है वह पृथ्वी के धरातल पर अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल द्वारा जो 51 इकाई अवशोषित की गई है इसमें से 17 इकाई जो है सीधे वो अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाई जो बचती है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 34 इकाई जो वायुमंडल में किन किन रूपों में अवशोषित की जाती है, तो 34 इकाई जो वायुमंडल में अवशोषित होती है, तो 6 इकाई जो है स्वयं वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो इस तरह से वायुमंडल द्वारा कितने इकाइयों का अवशोषण किया जाता है, तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण किया जाता है। वायुमंडल द्वारा कितनी इकाइयों का अवशोषण किया जाता है, तो 48 इकाइयों का अवशोषण किया जाता है। 14 इकाई जिसमें से सूर्यताप का होता है और 34 पार्थिव विकिरण का होता है। 14 इकाई सूर्यताप और 34 इकाई पार्थिव विकिरण। 34 इकाई जो पार्थिव विकिरण है, तो पार्थिव विकिरण का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा को प्राप्त करना फिर उसको वापस भेज देना।
धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण की इकाई कितनी है? यानी धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण की इकाई कितनी है? तो धरातल से जो वायुमंडल लौटता है, वायुमंडल में जो लौटने वाली होती है, धरातल से अंतरिक्ष में जो विकिरण लौटती है उसकी मात्रा 17 है, और वायुमंडल से जो अंतरिक्ष में विकिरण लौटती है उसकी मात्रा कितनी है? 48 है। ठीक। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। पृथ्वी के वायुमंडल के शुद्ध विकिरण में अक्षांशों में भिन्नता दर्शाता है, तो यह अधिशेष कहाँ पर अधिक है? यानी पृथ्वी के वायुमंडल के शुद्ध विकिरण में अक्षांशों में भिन्नता देखने को मिलती है, तो यह अधिशेष जो होता है कहाँ पर अधिक है? तो यह अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ज़्यादा होता है। प्रश्न को एक बार ध्यान से देखेंगे। क्या पूछ रहा कि पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशों में भिन्नता दर्शाने को देखता है, तो यह अधिशेष जो है वो कहाँ पे अधिक होता है? तो यह अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अधिक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण अधिशेष कहाँ पर कम पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण अधिशेष ध्रुवों पर कम पाए जाते हैं, और कहाँ पे अधिक पाए जाते हैं? तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अधिक पाए जाते हैं, और उत्तरी ध्रुव पर कम पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध पर ज़्यादा उष्मा होने के बाद भी गर्मी नहीं पड़ती है, एवं ध्रुवों पर अधिशेष कम होने के बाद भी पूरी तरह जमता नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ताप ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ताप किधर की ओर पुनर्वितरण होता है? तो ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। इस वजह से उष्णकटिबंध पर ज़्यादा उष्मा होने के बाद भी गर्मी नहीं पड़ती, एवं ध्रुवों पर अधिशेष होने के बाद भी पूरी तरह से जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उष्मा पड़ती है यहाँ पे, कहाँ पे? उष्णकटिबंध पे, तो यहाँ से जो ताप होता है वो किधर जाता है? ध्रुवों की तरफ चला जाता है। तो ना तो वहाँ बर्फ़ जम पाती है और ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी बन पाती है। ठीक। बात करेंगे तापमान की। तापमान ऊष्मा किसे दर्शाती है? ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं के गति को दर्शाती है। यानी ऊष्मा किसे दर्शाती है या ऊर्जा किसे दर्शाती है? तो किसी पदार्थ कणों के अणुओं को गति को दर्शाती है। तापमान क्या है? तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांश, सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई या तुंगता जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों से में पहले गर्म होता है। यानी कि पार्थिव विकिरण द्वारा कौन सी परत पहले गर्म होती है? तो नीचे की परत पहले गर्म होती है। समुद्र से उसकी दूरी। चौथा, वायु संगति का परिसंचरण। पाँचवां, कोष्ठ तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। स्थानीय कारक, ऊंचाई या उत्तुंगता।